शुभ संध्या छात्रों। जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में जान चुके हैं कि भारत की खोज पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था। अतः इससे सिद्ध होता है कि हमारी यह पुस्तक, जो कि 8वीं क्लास में दूसरी पुस्तक है, जिसका नाम भारत की खोज है, उसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। तो सारे चैप्टर इसके जवाहरलाल नेहरू जी ही सारे चैप्टर के लेखक होंगे इसमें। तो जैसा कि जवाहरलाल नेहरू जी ही बता रहे हैं कि यह मेरी स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर यहीं से कि यह मेरी नवीं जेल यात्रा थी। मतलब इसके पहले 8 बार वे और जेल भी जा चुके थे। तो वे बताते हैं कि ये कौन सी थी, नवीं जेल यात्रा थी। ये आपका प्रश्न भी बन सकता है। हमें यहाँ आए 20 महीने से अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया था। मतलब लेखक यह बता रहा, नेहरू जी यह बता रहे हैं कि हम जब यहाँ आए थे तो रात का समय था। मतलब चाँद कब निकलता है? रात में ही निकलता है। अतः सिद्ध होता है कि जब हम यहाँ आए थे तो रात का मौसम था और आकाश में दूज का चाँद दिखाई दे रहा है। तो बोले कि जब हम यहाँ आए तो दूज का चाँद हमारा स्वागत कर रहा था। अंधियारे आकाश में दूज का चाँद हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चाँद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का एक और महीना बीत गया। तो बेटा ऐसा होता है कि पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि 1 महीने में 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है, 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। उसमें हो हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा, वीडियो सर आज क्लास देख सकते हैं? हाँ होगी बेटा, भेज दूंगा आपको, वीडियो भेज रहा हूँ। ऐप पे नहीं होगी? अरे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ। ओके। कौन? तो इन्होंने बताया कि जब मैं यहाँ आया तो शुक्ल पक्ष था और उसमें जो है दूज का चांद आसमान में था। उस समय मैं यहाँ आया था। उसके बाद ये बोलते हैं कि मैं जब भी हमें चांद दिखाई देता है फिर से दूज का, तब मैं जान लेता हूँ कि मेरा 1 महीना, मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। क्योंकि 1 महीना कैसे वो जानते थे कि ये जानो कि ऐसा होता है 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष, यही होता है पूरे महीने में। तो एक बार जब दूज जो है, दूज शुक्ल पक्ष की एक ही बार आएगी 30 दिन में। तो दूसरी बार जब दूज आती है तो उन्हें लगता है हाँ 1 महीना हो गया। क्योंकि कारावास में घड़ी वगड़ी और कैलेंडर वगैरह रहते नहीं, इस वजह से वो चाँद से ही अनुमान लगाते हैं। आगे कहते हैं, चाँद मेरे बंदी जीवन का अस्थाई सहचर रहा। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। अस्थाई सहचर का मतलब हमेशा रहने वाला साथी। तो ये कहते हैं चाँद जो है वह मेरे जीवन का हमेशा का साथी रहा है। वो उसी से याद आता है, उसी से मुझे आशा की किरण बनती है मेरे दिमाग में, मेरे मन में, कि कभी ना कभी हमारे जीवन में सवेरा ज़रूर आएगा। मतलब स्वतंत्रता का सवेरा या फिर कारावास से बाहर निकलने का सवेरा ज़रूर आएगा। बेटा ये इम्पोर्टेंट है, आगे ध्यान देना कि रूम नंबर 8 में वो बंद थे, जो कि दिया गया है। और अहमदनगर किले में वे 1942 से 45 ईस्वी में रहे, इसके बीच में। ठीक, और उसके बाद तो अब आते हैं अतीत का भार पे। बोलते हैं, दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं मतलब जेल में रहते हुए हम लोग चाहे जो रहता हो उसे थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ता है। इन्हें बागवानी में शौक़ था। बागवानी का मतलब कि पेड़ पौधों से संबंधित कोई भी कार्य जो भी होता है वो सब बागवानी के अंतर्गत आता है। तो इन्हें बागवानी का शौक़ था तो वो अपने मनपसंद का काम करते थे बागवानी का।
तो बोलते हैं कि यहाँ भी मैंने बागवानी शुरू कर दी। रोज़ कई ईंटें तपती धूप में फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने लगा। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई थी। मतलब जहाँ वो जेल थी, अहमदनगर का किला जहाँ था, वहाँ पर जो मिट्टी थी वह बहुत ख़राब थी, पथरीली थी, मतलब पटी हुई मिट्टी थी, ऐसे इन्हें लग रहा था। क्योंकि वहाँ पुराने मलबे का मतलब पुराना कूड़ा कबाड़ा या फिर पुराना टूटा फूटा मकान जो हो, वो जब पाट दिया जाता है, जैसे उस पर मिट्टी ढक दी जाती है, तो वही कहते हैं पुराना मलबा, पुराने घर का टूटा हुआ भाग। और अवशेषों से भरी हुई थी। अवशेषों का मतलब बचा खुचा भाग जो होता है, घरों का जो बचा खुचा भाग या किसी चीज़ का जो टूटा फूटा भाग हो। चूँकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुरभ संधियाँ का मतलब बेटा ना होने वाली संधियाँ। संधि का मतलब जोड़ होता है बेटा। मतलब जैसे दुरभ संधियाँ का इनका यहाँ ये मतलब हुआ था, जैसे कि दो पक्षों में लड़ाई हो तो किसी पक्ष का कोई मंत्री किसी और से जाके मिल जाए और अपने राजा को मरवा दे, या फिर अपने किसी को साथी को मरवा दे। ऐसी संधियाँ जो होती हैं तो देखी गई हैं। तो बोलते हैं कि यह इतिहास स्थल रहा है, यहाँ पर बहुत ही जो है विश्वासघातक संधियाँ देखी गई हैं। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई खास अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना भी आज भी याद की जाती है। बोलते हैं कि यहाँ का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है और जो है कोई अहमियत इसकी खास नहीं है, लेकिन एक घटना मेरे दिमाग में याद आ रही जो कि मैं बता रहा हूँ। यह घटना चाँद बीबी की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी है, जिसने किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया। नेतृत्व का मतलब नेता बेटा, आगे बढ़कर अपनी सेना का प्रतिनिधित्व करना। और अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों से हुई। मतलब बता रहे हैं कि एक कोई चाँद बीबी नाम की महिला थी जो कि अहमदनगर के किले में रहती थी। वह जो है बहुत ही साहस के साथ जबकि अकबर का परचम पूरे हिंदुस्तान पे था, तब जो है अकबर का सामना किया था और अकबर से लड़ाई की थी। लेकिन उस लड़ाई में उसी के किसी साथी ने, उसी के किसी सिपाही ने उसको जो है उसके साथ विश्वासघात किया और उसको मार दिया। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके, क्योंकि न तो अधिकारियों की इसकी मंजूरी मिली थी, न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली। तो बोलते हैं कि ज़मीन के नीचे बहुत सारे प्राचीन दीवारों के हिस्से, गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से, इन्हीं को बेटा जो ये कह रहे हैं दीवारों के हिस्से, गुंबदों के हिस्से, इन्हीं को अवशेष बोलते हैं। हमें मिले, लेकिन हम लोग बहुत दूर नहीं खुदाई कर सके, क्योंकि इसकी अनुमति हमें अधिकारियों से नहीं प्राप्त थी। मतलब ये लोग कैदी थे, तो ये जो अधिकारी कहेंगे वही करेंगे। तो आगे कहते हैं कि और हमारे पास साधन भी नहीं थे। लेकिन इन्होंने बोला कि जब मैं ये बता रहे हैं कि जब मैं लिख रहा हूँ तब की बात बता रहे हैं कि मैंने कुदाल अब छोड़कर अपने हाथों में कलम अब उठा ली थी। कुदाल बेटा जो गुड़ाई की जाती है, जिससे वो उसे कहते हैं। पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता, मैं कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में लिख नहीं सकता। ना ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार मतलब हथियार बेटा, हाथ में लेना कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। तो बोलते हैं कि मैं जो हूँ जब तक आज़ाद नहीं हो जाता तब तक कर्म के माध्यम से अपने वर्तमान अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता। वो यही बोलते हैं कि जब तक हम इनसे अंग्रेज़ों से मुक्ति नहीं पा जाते, तब तक मैं अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता और नहीं लिख सकता। आगे कहते हैं, बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली नहीं लिख सकता। यही बोल रहे हैं कि मैं जो बीत चुका है उसके बारे में लिखना नहीं चाहता हूँ। मतलब
बीत चुका जो है वह कष्टप्रद रहा था। इस वजह से मतलब अंग्रेज़ों से जब से हम लोग गुलाम हुए, बहुत ज़्यादा पहले नहीं, तब जब से गुलाम हुए तब से कष्टप्रद रहा, इसलिए वो इतिहासकार नहीं बनना चाहते हैं। आगे कहते हैं कि आप अपने आज के विचारों और क्रियाकलाप का संबंध स्थापित करके उसके बारे में ही कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था, बेटा ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत में भारी बोझ से एक सीमा तक राहत देता है। मतलब ऐसा इस टाइप का इतिहास का बेटा मतलब होता है जो बीत चुका है उसको जब लिखा जाता है तो उसी को इतिहास लेखन कहते हैं। भविष्य में एक सीमा तक राहत दिलाता है। यही बोल रहे हैं कि जब ऐसी टाइप के इतिहास के लेखन होता है, मतलब कि पुरानी चीज़ों का लेखन होता है, तो वह जो है या फिर कष्टप्रद ज़िंदगी का जब लेखन होता है तो वह जो है भविष्य में जब भी पढ़ा जाता है तो एक राहत देता है आने वाली पीढ़ी को। अब हम लोग पढ़ेंगे अतीत का दबाव भला हो या बुरा हो, दोनों तरफ अभिभूत रहता है। अभिभूत का मतलब व्याप्त रहता है। कभी कभी यह दबाव एकदम घोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। तो ये बोल रहे हैं अब अतीत का मतलब बेटा पुराना समय और दबाव का मतलब प्रेशर। हमारे ऊपर जो पुराने समय का दबाव है उसी का जिक्र कर रहे हैं। बोलते हैं कि दबाव अच्छा हो या बुरा हो, मतलब कि अच्छी यादें हों या बुरी यादें हों, दोनों जो हैं कभी कभी दम घोटू होते हैं। ख़ास तौर पर वो दबाव जिसकी जड़ें जो हैं, मतलब जो ऐसी कोई याद जो कि बहुत पुराने समय से जुड़ी हुई हो। तो यही बोल रहे हैं भारत और चीन की सभ्यताओं का दबाव जो है ये एग्जाम्पल के लिए देते हैं। आखिर मेरी विरासत क्या है? विरासत का मतलब बेटा पूर्वजों से प्राप्त की हुई संपत्ति या चीज़ें। विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? उत्तराधिकारी का मतलब पूर्वजों से प्राप्त शासन करने वाला। क्या उन सब का जिसे मानवता ने दासियों हजारों सालों के दौरान हासिल किया, उसकी विजय के उल्लास का, उसकी पराजय में दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरतअंगेज साहसिक कार्यों का शुरुआत युग पहले हुई और जो अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ। मतलब ये बता रहे हैं नेहरू जी। अब ये जो है अपने पुराने वाले समय में चले गए हैं कि हमारी विरासत जो है, हमारे पूर्वज जो है कितने महान थे, कैसे थे। मतलब ऐसा माना जाता है ना, पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मतलब यहाँ की संस्कृति सबसे ज़्यादा आगे थी, हमारी संस्कृति। तो वही कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि उन हैरतअंगेज का मतलब कि बहुत साहसिक का, जो हैरान करने वाले साहसिक कार्य हुए हैं, जिनकी शुरुआत युगों से पहले हुई। मतलब हमारे ही यहाँ सबसे पहले जो है धर्म कर्म की शुरुआत हुई थी। हमारे ही यहाँ सबसे पहले पूजा पाठ इत्यादि की शुरुआत हुई थी। आगे कहते हैं भारतवासियों की विरासत मैं इस सब का वारिस हूँ। वारिस का मतलब बेटा आगे बढ़ाने वाला। जो भी जैसे हमारी जो संस्थाएं हैं, जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, उन्हें जो आगे बढ़ाता है। जैसे परिवार का वारिस हमारा कोई भी बेटा या फिर बेटी होती है जो कि हमारे वंश को आगे बढ़ाती है। ऐसे ही हमारे ये कह रहे हैं कि मैं जो हूँ अभी पूरे भारत का, मतलब खुद के लिए बोल रहे हैं नेहरू जी, खुद को लिए बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ, अर्थात मेरे समान पूरे भारतवासी सभी जो हैं भारत के वारिस हैं, अर्थात भारत की सभ्यताओं को और रीति रिवाजों को आगे बढ़ाने वाले हैं। भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों के से एकदम अलग नहीं होता है। ये बोलते हैं कि यहाँ के व्यक्तियों की एक खास बात है कि यहाँ का कोई व्यक्ति एक दूसरे से एकदम डिफरेंट नहीं होता, मतलब एकदम अलग नहीं होता कि उससे दोनों की कोई भी क्वालिटी एकदम ना मिले, ऐसा कभी नहीं होगा।
कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर मिलती होगी एक दूसरे से, यही कहना चाह रहे हैं। आगे कहते हैं कि अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई हुई है। रक्त का मतलब बेटा खून होता है, जो, और अस्थि का मतलब हड्डी होता है, मांस का मतलब हमारे जो अंदर मांसपेशियां हैं। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है, हमारा भावी रूप बनेगा। मतलब ये कह रहे हैं कि जो हम में अलगाव की विशेषता है, मतलब कि हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं हैं, हम में कुछ ना कुछ कॉमन है सभी भारतवासियों में। यही हमारी विशेषता जो है हमारा वर्तमान रूप है और हमारा भावी रूप भी बनेगी, मतलब हमारे सुनहरे भविष्य का निर्माण भी करेगी। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे का मतलब समय होता है, अरसे से मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई, जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही और इसका स्पर्श ही नहीं कर पा रहा हूँ। कि ये ही कहना चाह रहे हैं कि नेहरू जी, कि मैं यही लिखना चाहता हूँ कि हमारा भविष्य क्या है और हमारा कौन सा गुण हमें आगे ले जाएगा, हमें कहाँ तक पहुँचाएगा, यही लिखना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए भी ये कह रहे हैं कि मैं हमेशा मतलब घबराता हूँ या फिर परेशान होता हूँ, भयभीत होता हूँ, कि मतलब घबराता हूँ या फिर डरता हूँ कि मैं कहीं पर जो हूँ, मतलब कि मेरी कम विद्वता, मेरी कम सोच जो है इसको पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं कर पाएगी, मतलब पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं दे पाएगी, पूर्ण रूप से बता नहीं पाएगी। यही स्पर्श का मतलब यहाँ इनका है बताना, कि पूर्ण रूप से बता नहीं पाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं थोड़ा थोड़ा ही अपनी बात बता पाऊँ दूसरों को। ठीक है, धन्यवाद छात्रों। अब एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा जो मेन वो है, इनका सारांश है। अहमदनगर का किला का सारांश यह है कि जवाहरलाल नेहरू जी हैं जो जब जेल में आए हुए हैं तब बताते हैं कि यह मेरी 9वीं यात्रा थी और जब मैं आया था यहाँ तो रात में आया था, जबकि आज मुझे अनुमान है कि रात में दूज का चांद दिखाई दे रहा था। और यह मेरा ये लिखे हैं जबकि 20 महीने वहाँ तक बिता चुके हैं। और बताते हैं कि जैसे दीवारें बहुत ऊंची होती हैं तो चांद ही मेरा यहाँ का अस्थायी सहचर रहा, जिसे देखकर मेरी उम्मीदें बढ़ती हैं। आगे है अतीत का भार में ये बोलते हैं कि अतीत का भार में ये बताएं हैं कि वहाँ मैं क्या क्या करता था, कैसे करता था। बोलते हैं कि वहाँ भी मैंने बागवानी शुरू कर दी थी अन्य जेलों की तरह, और जो है वहाँ पर जो है रोज़ ऐसे तपती धूप में मैं काम करता रहता, मतलब हार्ड वर्क करते थे। और बताते हैं कि वहाँ मतलब बागवानी में खुदाई करते वक्त मुझे बहुत सारे अवशेष मिलते थे दीवारों वगैरह के, और इससे पता चलता था कि यहाँ कई सारी सभ्यताएं, कई सारे लोग दबाए गए हैं, मतलब मारे वारे गए हैं। इस तरीके से बताते हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ था, वहाँ ज़मीन के नीचे क्या दीवारें के अवशेष, ईंटें, पत्थर मिले या फिर गुंबद मिले मस्जिदों के, ऐसे सब कुछ खुदाई के दौरान मिले वहाँ। और बताते हैं कि मैंने ज़्यादा वहाँ का जानकारी नहीं प्राप्त कर सका क्योंकि अधिकारियों की अनुमति नहीं थी और हमारे पास औजार भी नहीं थे, इस वजह से वहाँ ज़्यादा कुछ जानकारी और नहीं जुटा पाया। और वहाँ की एक घटना यही याद आती है चांद बीबी की। तो चांद बीबी ने क्या किया था कि इतना साहसिक कार्य किया था कि जबकि अकबर पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रहा था लगभग, तब जो है चांद बीबी ने उसका लोहा लिया था, लेकिन वहाँ भी विश्वासघात के कारण वह मारी गई। अतीत का दबाव का सारांश यह है, इन्होंने यह बताया है हमारी बहुत पहले की संस्कृति जो है, जैसे कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो इसी तरीके से कि हमारी अतीत की संस्कृति बहुत ही गौरवपूर्ण थी। और उस संस्कृति में क्या हुआ था कि हम सभी उसी के संरक्षक या फिर वारिस, मतलब उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमें यह विशेषता हमेशा बनाए रखनी चाहिए और हमें अपने अतीत पर गर्व करना चाहिए। ये अपने अतीत के गौरव को बताए हैं अतीत के दबाव में कि,
और मैं जो हूँ उसी को बताना चाहता हूँ, लेकिन बोल रहे हैं कि अभी भी मुझ में साहस उतना नहीं है, मुझे खुद पर विश्वास नहीं है कि मैं उसे बता पाऊँगा कि नहीं बता पाऊँगा।